हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है सुमित राठी और आप सभी मेरे साथ हैं यार इंडिया की नंबर 1 स्टडी चैनल जिसका नाम है अनअकैडमी यूपीएससी। दोस्तों, तारीख है आज हमारी 23 और बात करते हैं मॉर्निंग करंट अफेयर के बाद हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है इसमें हम बात करेंगे आज क्योटो प्रोटोकॉल की। क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, क्या इसमें संबंधित चीज़ें हैं, सारी बातों के बारे में आज मैं चर्चा करूंगा आप लोगों से। क्योटो प्रोटोकॉल के मैकेनिज्म बेसिकली आज हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। यूपीएससी सीएससी चाहे वो 2020 का एग्जाम हो चाहे 2021, दोनों के लिए ही ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका रहने वाला है। गाइस, दोनों एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, चाहे एग्जाम हो आपका 2020 का चाहे एग्जाम हो आपका 2021 का, दोनों एग्जाम के लिए जरूरी है। यूपीएससी सीएससी आपका और सुमित 10 ये मेरा कोड है दोस्तों। सुमित 10 जो है ये आपका कोड है, इस कोड का आप इस्तेमाल करेंगे टू गेट 10% ऑफ एक्स्ट्रा डिस्काउंट ऑन एन अकेडमी प्लस सब्सक्रिप्शन। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं मैं आपको गाइड करूं, मैं आपको मेंटोर करूं, आपके इस प्रोसेस में मैं आपको आगे लेके चलूं, तो आप यूज़ करेंगे सुमित 10 कोड। सुमित 10 कोड का आप जैसे इस्तेमाल करेंगे आपको मैं पूरी इस प्रोसेस में थ्रू आउट द प्रोसेस में आपको गाइड करूंगा और कोशिश करूंगा कि आपको इस परीक्षा के अंदर मैं बाकी लोगों से क्या रखूँ, आगे रख सकूँ। दोस्तों, यहाँ पर आप याद रखेंगे कोड। चलिए, लेट्स स्टार्ट द क्लास। जल्दी से मैं क्लास स्टार्ट कर देता हूँ। फटाफट से जो अभी हम बात करेंगे वो किसकी करेंगे, अभी जल्दी से देख लेते हैं। यार, एच प्रोग्राम हमारा एक्सटेंड हो रहा है, एच प्रोग्राम का एक्सटेंड कर दिया जाए। साथ ही साथ में मिशन आईएएस 2021 प्रोग्राम वो भी हम लेके आ गए हैं। दोनों प्रोग्राम कब कब चलेंगे, पैरेलल चलेंगे, कैसे चलेंगे, तो सारा जो प्रोग्राम है पूरा वो आपको कल डिटेल में शेयर कर दिया जाएगा। कल नहीं यानी कि परसों मंडे को आपको पूरा टाइम टेबल जो है वो डिटेल के अंदर में आपको मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। एक छोटी सी बात बता दूं, एच प्रोग्राम ये कंटिन्यू रहने वाला है। गुड मॉर्निंग ऑल, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। रेमा, रमाकांत, क्रेजी, सानू, प्रियांशा, नैनी, आदित्य, सभी का, शिल्पी शुक्ला, सभी का स्वागत करता हूं मैं इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल में जिसका नाम आप लोग जानते ही हो, नाम जो है आप लोग जानते ही हो। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द क्लास। जल्दी से क्लास को शुरू कर देते हैं दोस्तों। अगर आप मेरे साथ अनअकैडमी पे जुड़ते हो दोस्तों तो आपको मिलेगा वहाँ कोर्स फिजिकल ज्योग्राफी का, आपको वहाँ पर कोर्स मिलेगा इंडियन ज्योग्राफी का, आपको वहाँ कोर्स मिलेगा इकोलॉजी का। आपको ज्वाइन करने के लिए सिंपल याद रखिए आप कोड क्या यूज़ करेंगे, आप कोड यूज़ करेंगे सुमित 10। सुमित 10 इज़ माई प्रोमो कोड, मेरा रेफरल कोड है सुमित 10। इस कोड को आप ये इस्तेमाल करके इंश्योर करेंगे कि यू आर इन माई ग्रुप, आप मेरे स्टूडेंट्स हैं एंड आई विल बी गाइड यू थ्रू आउट द प्रोसेस, आई विल मेंटोर यू थ्रू आउट द प्रोसेस। पूरी प्रोसेस में मैं आपको क्या करने वाला हूँ, गाइड करने वाला हूँ, आपको सपोर्ट करने वाला हूँ। यूपीएससी सीएससी 2021 के लिए जो मेरा प्रोग्राम आ रहा है यानी कि मिशन आईएएस 2021, तो मिशन आईएएस 2021 का जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम के अंदर मैं आपको पढ़ाऊंगा पॉलिटी, मैं आपको पढ़ाऊंगा ज्योग्राफी, मैं आपको कराऊंगा इकोनॉमिक्स, मैं आपको कराऊंगा एनवायरनमेंट और मैं आपको कराऊंगा दोस्तों करंट अफेयर। ठीक है, ये टॉपिक है जो मैं आपके डिटेल में डिस्कशन करूंगा 2021 के बैच के अंदर। जो बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं मेरी गाइडेंस में, मेरे से पढ़ना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि उनकी सक्सेस में मैं उनको हेल्प करूं थ्रू आउट द प्रोसेस, दे कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई ईमेल आईडी sumitrathi3@gmail.com। और आपको पता है, या आप सीधा ज्वाइन करना चाहें तो आप कोड को क्या यूज़ करेंगे, आप सुमित 10। अगर चाहते हैं मैं आपको गाइड करूं सो यू मस्ट यूज़ द कोड सुमित 10। चलिए दोस्तों, ये हमारी सब बात हो चुकी थी, मैं बार बार इसके बारे में नहीं बताऊंगा, आप ऑलरेडी देख चुके हो प्रीवियस क्लास में। मैं जल्दी से आता हूँ क्लासिफिकेशन। क्योटो प्रोटोकॉल हमने अडॉप्ट की इन द थर्ड, आपकी जो मीटिंग हुई थी हमारी थर्ड सीओपी की कॉप की मीटिंग हुई थी। कॉप की जो तीसरी मीटिंग हुई थी वो क्योटो के अंदर हुई थी, इसी के लिए इसका नाम रख दिया हमने क्योटो प्रोटोकॉल। क्या नाम रख दिया इसका हमने, क्योटो प्रोटोकॉल। जापान के अंदर हुई थी। तो जो क्योटो प्रोटोकॉल है उसी के तहत अब हमने कुछ फैसले लिए, हमने कुछ काम किए। क्या कि हमने पूरे दुनिया को 3 भागों में विभाजित किया। पहला हमने कुछ कंट्री रखी जिसका नाम रखा हमने एनेक्स 1 कंट्रीज। एनेक्स 1 कंट्रीज में हमने डेवलप्ड कंट्री रखी जैसे यूएस, यूके, रशिया एक्सेट्राज। और हमने कुछ इकोनॉमिक्स इन ट्रांजिशन जैसे EIT, जैसे यूक्रेन हो गया, टर्की हो गया, और कुछ ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हमने इसमें शामिल किया।
उसके बाद हमने NX2 बनाया। NX2 के अंदर में हमने डेवलप कंट्री रखी। ये NX1 का ही भाग है, लेकिन यहाँ पर NX2 कंट्रीज़ में वो कंट्री रखी है हमने दोस्तों जो आपका डेवलप्ड है और जिनको इकोनॉमिक इन ट्रांजिशन में जो कंट्री है, जो कंट्री अभी डेवलप हो रही हैं, उनको हेल्प करनी है। सो NX2 कंट्रीज़ हमने स्पेशल इस पर्पज़ से बनाई है, ये आइडेंटिफाई करने के लिए कौन कौन सा वो देश होगा, कौन कौन सी वो कंट्री होगी जो इकोनॉमिक इन ट्रांजिशन वाली कंट्रियों को फाइनेंशियल और टेक्निकल हेल्प जो है वो प्रोवाइड करने वाली है। इसके बाद हमने बात की थी दोस्तों नॉन एनेक्स कंट्री। नॉन एनेक्स कंट्री जो होती हैं ये कौन होती हैं आपका, जो NX1 का ना हिस्सा होती है और ये लो इनकम डेवलपिंग कंट्री होती है। यहाँ पर इनके ऊपर कोई बाइंडिंग टारगेट नहीं होता, इनको ग्रीन हाउस गैस रिडक्शन नहीं करना इन द नियर फ्यूचर। सो ये आती हैं आपका कौन से पार्ट में दोस्तों, नॉन एनेक्स पार्टीज। हमने यहाँ पर एक नाम और लिया LDC। LDC का मतलब क्या है दोस्तों, LDC मीन्स लीस्ट डेवलप्ड कंट्री, मतलब अभी डेवलप्ड नहीं हुई है, ठीक है। लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, इनके ऊपर भी कोई बाइंडिंग टारगेट नहीं होता। इसके अंदर मैंने क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर हमने एक बात और की है, क्योटो का नाम, क्योटो जापान का एक शहर है, उसके नाम पर रखी गई। वहाँ पर हमारी कोप की 3rd मीटिंग हुई थी और इस कोप की 3rd मीटिंग में हमने फैसला किया कि हम ग्रीन हाउस गैस को क्या करेंगे, कम करेंगे, ठीक है। सो ग्रीन हाउस गैस को कम करेंगे हमने डिसाइड किया। पहला पीरियड था इसका 2008 से लेकर 2012, दूसरा जो पीरियड चला 2012 से लेकर वो कब चला आपका 2020। ये डिसाइड हुआ था कहाँ पर, क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर। और ये डिसाइड कब हुआ था आपका, दोहा समिट के अंदर में। सो ये 2 आपके पेज हैं। 2020 के बाद में हमने पेरिस क्लाइमेट डील की है। अब जो कोप्स है, COP 3 है, ये क्या होती है वो भी मैं बता चुका हूँ आपको। अब इस क्योटो प्रोटोकॉल का टारगेट था ग्रीन हाउस गैस का रिडक्शन, हमें एमिशन को कम करना है। इसके लिए हमें कंट्री को टारगेट देने हैं, हमें हर देश को टारगेट देने, ठीक है भैया, आप इतना टारगेट रखो, आप इतने से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एमिट नहीं करोगे, आप इतने से ज़्यादा एमिट नहीं करोगे, आप इतने ज़्यादा एमिट नहीं करोगे। ये सारी हमने बात इनको बताई। सो दोस्तों जो NXA पार्टी है, हमने इसमें डिवाइड किया, सारे पूरे दुनिया को हमने कुछ भागों में विभाजित किया। NX1, NX2, नॉन एनेक्स, LDC, NXA। NXA में हमने वो 6 गैसेज रखी जिनको हमें रिड्यूस करना है एटमॉस्फेयर से, ये 6 गैस है जिनको हमें रिड्यूस करना है। NXB ये हमने वो रखी, ये वो कंट्री हैं जो NX1 की कंट्रीज़ हैं, डेवलप्ड कंट्री हैं, बट इनके ऊपर कंपलसरी रिडक्शन टारगेट है। मतलब NXB देश कौन से हैं, NXB देश वो होते हैं जिनके ऊपर कंपलसरी रिडक्शन टारगेट है, इनको एमिशन रिड्यूस करना है। जैसे एग्जाम्पल है USA को क्या करना है, आपका एमिशन रिड्यूस करना है, ठीक है। ये दुनिया का सिस्टम देख सकते हो आप, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। अच्छा, क्योटो प्रोटोकॉल जो है ना, ये दुनिया का बहुत अच्छी प्रोटोकॉल है, बहुत सक्सेसफुल प्रोटोकॉल हमने मानी। इस प्रोटोकॉल से ग्लोबल कार्बन एमिशन बहुत अच्छे से रिड्यूस हुआ है ना, कार्बन एमिशन क्या हुआ, रिड्यूस हुआ। अब इसकी सफलता के पीछे का जब पूछा जाता है कि रहस्य क्या है, क्या कारण था जिसकी वजह से इतनी सफल रही, तो वो कारण बताया जाता है दोस्तों क्योटो मैकेनिज्म। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द UPSC पॉइंट ऑफ व्यू, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ना। और बताया भी जाती, मेरे को और आदत होगी यार ये वेरी 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 बोलने की, है ना। क्या यार, तुमने भी मेरे को क्या आदत लगवा दी। गुड मॉर्निंग, यहाँ देखो अपनी रामायण चली हुई है ना, खुद कुछ बातें कर रहे हो। नहीं मैं रिपीट नहीं कर रहा, विकास मौर्य, आई एम कवरिंग डायरेक्टली, आई एम कमिंग टू द पॉइंट। पिछली बार रिपीट कर दिया था उस टाइम पे, फिर कल उस पावर बैकअप था वो चला गया था। सो अब मैं रिपीट नहीं कर रहा, मैं दोबारा वो गलती नहीं करूँगा। सो क्योटो प्रोटोकॉल की मैं बात कर रहा हूँ, क्योटो मैकेनिज्म। हमने बात की कि 3 बहुत अच्छी चीज़ें थी इसमें, और उन अच्छी चीज़ों को नाम दिया क्योटो मैकेनिज्म। हमने कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करना था, ठीक है, हमने कार्बन डाइऑक्साइड को कम करना था। कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने के लिए हमने ग्रीन हाउस गैस एमिशन को रिड्यूस करने के लिए हमने क्योटो प्रोटोकॉल साइन की। क्योटो प्रोटोकॉल में 3 मैकेनिज्म हमने रखे। पहला, इंटरनेशनल एमिशन ट्रेडिंग, हमने जो एमिशन था उसका ट्रेडिंग स्टार्ट किया। दूसरा, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म CDM, और तीसरा क्या, जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन JI। तो ये 3 चीज़ें देखो, एक तो पहला क्या था, IET, इंटरनेशनल एमिशन ट्रेडिंग। ये जो है ये किसके अंदर आता है दोस्तों, कैप एंड ट्रेड के अंदर। अब ये आपको पता नहीं याद है कि नहीं है, मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था दोस्तों कार्बन प्राइसिंग बताया था। भाई कार्बन प्राइसिंग का फंडा कब आया दोस्तों, देखो कार्बन का जो है वो एनवायरनमेंट के ऊपर एक बहुत बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है ना। तो हमने सोचा यार कि अगर इसी प्रकार से हम कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करते रहे तो एक समय ऐसा आ जाएगा जब बहुत बड़ी समस्या हमारे लिए क्रिएट हो जाएगी। तो हम ऐसे में क्या करेंगे दोस्तों, ऐसे में हम कुछ नहीं करेंगे। तो हमने डिसाइड किया कि चलो कार्बन पॉलिसी, कार्बन प्राइसिंग की पॉलिसी अपनाते हैं। कार्बन प्राइसिंग की पॉलिसी के तहत हम क्या करते हैं, क्योंकि कार्बन जो है वो जब एमिट होती है, एनवायरनमेंट में रिलीज होती है, तो उससे नेगेटिव एक्सटर्नलिटी जनरेट होती है, उसके नेगेटिव नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न होते हैं। तो हमने सोचा कि ठीक है, ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड कम
कम नहीं होगी तो हम कार्बन प्राइसिंग को फॉलो करते हैं। हमने कार्बन प्राइसिंग के तहत 2 मेथड इंट्रोड्यूस किए। एक का नाम था आपका कैप एंड ट्रेड मेथड। क्या था? कैप एंड ट्रेड मेथड। और दूसरा जो मेथड था हमने उसका नाम क्या रखा? कैप एंड ट्रेड मेथड। एंड जो सेकंड था दोस्तों इसका नाम हमने क्या रखा आपका? दिस इज नथिंग बट नोन एज कार्बन टैक्स। क्या नाम रखा हमने? कार्बन टैक्स। सो कार्बन टैक्स के अंदर तो हम टैक्स लगाते थे। कैप एंड ट्रेड के अंदर मैंने बताया था क्या मैकेनिज्म होता था। मान के चलो हमने एक देश को बोल दिया कि आप 100 यूनिट यूज़ करोगे, है ना, आप 100 मान के चलते हैं टन कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस करोगे। कैप कर दिया हमने, ठीक है, रोक लगा दी। दूसरे देश को भी हमने बोला कि 100 यूनिट ये आपको एमिट करनी है, ठीक है, बोल दिया हमने। अब इस देश ने तो बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, 90 यूनिट एमिट की, लेकिन इसने कितनी कर दी? 110। तो इसको 10 और चाहिए, तो ये इससे 10 क्या कर लेगा? खरीद लेगा। इसके पास 10 बची हुई है। सो ये हो गया कैप, मतलब आपने एक फिक्स कर दिया अमाउंट। और ट्रेड, अगर उससे आप ज़्यादा या कम करते हो तो आप वो कार्बन क्या करोगे? आप यूनिट परचेज करोगे, ठीक है। उसके बाद दूसरा है क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। ये इसी का भाग है कैप एंड ट्रेड का। क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म इज ऑलवेज ऑल्सो सिमिलर टू दिस, ठीक है। तो ये कैप एंड ट्रेड मेथड के लगभग क्या है दोस्तों? सिमिलर है। तो 3 मैकेनिज्म थे जो डेवलप किए गए अंडर दी क्योटो मैकेनिज्म, जिनको हम बोलते हैं क्योटो मैकेनिज्म। पहला इंटरनेशनल एमिशन ट्रेडिंग, दूसरा है क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म CDM, तीसरा क्या है? जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन। एक एक करके चर्चा करते हैं। पहला एमिशन ट्रेडिंग। यार एमिशन ट्रेडिंग के अंदर क्या हुआ मैं आपको समझाना चाहूँगा, ठीक है। एमिशन ट्रेडिंग का मतलब समझो क्या होता है क्या नहीं होता है। सपोज करना कि 2 कंट्री है, ठीक है, 2 कंट्री, एमिशन ट्रेडिंग की मैं बात कर रहा हूँ। सो एमिशन ट्रेडिंग में क्या बता रहा है आपको? देखो, पार्टीज विद द कमिटमेंट्स अंडर द क्योटो प्रोटोकॉल। देखो ऐसी कंट्री जिसके अंदर क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर जिसके पास टारगेट है, यानी कि जो डेवलप कंट्री है। अब एक बात बताओ, किसके पास में एमिशन रिडक्शन टारगेट थे? पीछे लेके चलूंगा मैं आपको, बताओ मुझे फटाफट। एमिशन रिडक्शन टारगेट यहाँ पर किसके पास थे? NXB पार्टी के पास थे ना। तो अगर NXB पार्टी का कोई भी देश है, मैं क्या कह रहा हूँ, कोई भी कंट्री जो NXB पार्टी से संबंध रखता है, कोई भी देश जो किससे संबंध रखता है? NXB से। NXB से कौन संबंध रखता है? मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे आपका मान लो USA हो गया, या चलो USA को भी छोड़ देते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ आपका यहाँ पर NXB कंट्री, ठीक है, NXB कंट्री है ना। अब NXB कंट्री कौन सी है? जो डेवलप्ड है, इंडस्ट्रियलाइज्ड है। जैसे मान लिया मैंने आपका फ्रांस है एक तो, ठीक है, और दूसरी कंट्री मैंने मान ली चलो ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। अब हमने क्या किया था? हमने कैप एंड ट्रेड मेथड के तहत दोनों देशों पर हमने क्या कहा था? हमने बोला था कि आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट जो है उतनी रिड्यूस करनी है। जैसे लेट सपोज हमने फ्रांस को बोला था कि यू कैन ओनली एमिट 200 यूनिट ऑफ कार्बन, ठीक है। इनको हम बोलते थे असाइन यूनिट, ठीक है। इनको हम क्या बोलते थे? आपका असाइंड अमाउंट यूनिट। अच्छा आगे चलते हैं, यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। इनको हम बोलते थे असाइन अमाउंट यूनिट, AAU। क्या कह रहा हूँ मैं आपका? 2 कंट्री थी मेरे पास, NXB कंट्री, जैसे मैंने ले लिया नाम, एक तो क्या है फ्रांस और एक क्या है मान के चलते हैं ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। समझना बहुत आसान चीज़ है, बहुत अच्छे से आपको समझनी पड़ेगी, है ना। अब मैंने क्या बोला यार, एमिशन ट्रेडिंग के तहत हमने बोल रखा है, हमने इनको यूनिट असाइन कर रखी, जिसको हमने नाम दिया असाइन अमाउंट यूनिट, ठीक है, AAU। अब AAU क्या है? इतनी यूनिट ही एमिट कर सकते हैं। मान के चलो इसको हमने दी हुई है 100 यूनिट, ऑस्ट्रेलिया को हमने दी हुई है 100 यूनिट, दोनों को 100 यूनिट दी है। अब इनको ऐसा करना है कि 100 यूनिट तक ही एक साल में एमिट करना है। चलो अब ऐसा समझते हैं कि ऑस्ट्रेलिया ने अच्छी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, इसने बहुत अच्छे से मेहनत की और उन मेहनत के चलते इसने अपने आप को 80 यूनिट तक ही लिमिट रखा, मतलब 80 यूनिट से ज़्यादा इसका कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस नहीं हुआ। अब इसने अपनी टोटल यूनिट कितनी थी, ठीक है, टोटल इसकी AAU कितनी थी आपका दोस्तों, असाइंड अमाउंट यूनिट कितनी थी 100, लेकिन इसने कंज्यूम कितनी की है आपका बताओ? इसने कंज्यूम किया ओनली 80, मतलब 20 इसने बचा ली, है ना। कितना बच गया? 20 इसने क्या कर लिया आपका? सेव कर लिया। इतना कार्बन डाइऑक्साइड इसने अमाउंट, जो इतना AAU है अमाउंट एग्रीड यूनिट, वो उसने एमिट नहीं की। अब बात करता हूँ फ्रांस की। फ्रांस को करना कितना था? 110, इसने कर कितना दिया? सपोज लेट से 120। कितना एक्स्ट्रा कर दिया दोस्तों इसने एक्स्ट्रा कर दिया आपका कितना? 20 यूनिट, 20 यूनिट। अब इसको 20 यूनिट परचेज करना पड़ेगा, इसके पास 20 यूनिट क्या है दोस्तों? एक्स्ट्रा है, ठीक है। इसको क्या करना पड़ेगा? इसको ये परचेज करना पड़ेगा। तो इसमें क्या होगा? फ्रांस जो है वो परचेज कर लेगा किससे? इसको पैसे देगा ऑस्ट्रेलिया से, और ऑस्ट्रेलिया से क्या कर लेगा आपका? परचेज कर लेगा।
ये बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? दिस इज क्लियर और नॉट? सिंपल बात है, जिसने ज़्यादा दिया वो उसे परचेज कर लेगा। तो इस मेथड के अंदर क्या होती है, आपको असाइंड अमाउंट यूनिट दी जाती है। एक कंट्री के अंदर भी देख सकते हो आप। कंट्री के अंदर में कैसे होगा दोस्तों, एक कंट्री की बात करता हूँ, चलो मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करता हूँ। ऑस्ट्रेलिया के अंदर में मेरे पास 2 बिजनेस हैं, ठीक है। बिजनेस कौन से हैं, बिजनेस ए और बिजनेस बी, या मैं आपको बोलूँ तो बिजनेस ए और बी है। बिजनेस ए को हमने बोला था कि भाई 80 टन कार्बन डाइऑक्साइड अमाउंट जो है ये तेरी असाइंड अमाउंट यूनिट है। असाइंड अमाउंट यूनिट मतलब AAU 80 टन कार्बन डाइऑक्साइड से ज़्यादा तो एमिट नहीं कर सकता है। बी था, इसको हमने कितना दिया था, 50 टन दिया था। लेकिन बी ने बहुत अच्छी इस्तेमाल की और इसने सिर्फ और सिर्फ कितना कंज्यूम किया, 30। लेकिन इससे नहीं हुआ, इसने 100 कंज्यूम कर दिया। तो इसके पास, इसको ज़रूरत कितनी की है, रिक्वायरमेंट है +20 की, इसको रिक्वायरमेंट इसके पास एक्स्ट्रा कितना है, +20। तो ये इसको दे देगा, ये इसे परचेज करके इसको पैसे दे देगा, ठीक है। सो इसको हम बोलते हैं एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम। इसके अंदर में हम एमिशन को क्या करते हैं, यूनिट्स को परचेज करते हैं, ट्रेड करते हैं। ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई, फटाफट से मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। इज दिस थिंग इज क्लियर टू यू और नॉट? जल्दी यार सभी लोग कमेंट बॉक्स में, आई वांट योर आंसर। सभी को ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई, जल्दी से फटाफट से बताओ। टैक्स लगाते ही ये कार्बन ऑक्सीजन बन जाता है क्या? ऐसा कुछ नहीं है यार, ऑक्सीजन तो नहीं बनेगा, ठीक है। राहुल पासवान कैसी बात कर रहे हो यार? आप चाहते हो मैं आपको रिस्पॉन्ड करूं, रिस्पॉन्स दूं? हैं? ऐसा होता है क्या? टैक्स लगाते ही कार्बन ऑक्सीजन बन जाएगा? टैक्स लगाने से कार्बन का इस्तेमाल कम किया जाएगा, लोग जो है कार्बन महंगा हो जाएगा, कार्बन कंजम्पशन महंगा हो जाएगा, लोग कम इस्तेमाल करेंगे। सिंपल बात है। मतलब कई बार मुझे शक होता है कि आप ऐसी बात करते हो, या तो आप सीरियस नहीं हो, है ना, और या फिर आप क्या हो, या आप तो सीरियस नहीं हो, और या थोड़ा डिफ़िकल्ट चैप्टर है सर। कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है, कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत आसान सी चीज़ है, बच्चों को भी समझ में आएगी, बच्चों को भी समझ में आएगी। और अब मेरे हिसाब से जब आपने यूपीएससी की तैयारी करने की सोची है ना, तो इन चीज़ों के लिए अपने आप को प्रिपेयर करो। कोई चीज़, सारी चीज़ आसान नहीं होती, बहुत आसान है। एमिशन ट्रेडिंग, हमें एमिशन का ट्रेड करना है भाई। NXB कंट्री, NXB कौन सी कंट्री है? NXB वो देश है जिसके अंदर में हमें टारगेट दिया है एमिशन रिडक्शन का, हमें एमिशन को रिड्यूस करना है, ठीक है। NXB कंट्री है। अब NXB कंट्री में मैंने 2 कंट्री मान ली, एक तो मान ली मैंने फ्रांस और दूसरी मान ली क्या, मैंने ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। अब आप अपने आप को समझ लो, आपको 100 रुपये दिए मैंने, जितने अमाउंट हमने असाइन किए उसको हमने बोला है असाइंड अमाउंट यूनिट, AAU। मैंने इसको दिया हुआ है फ्रांस को कितना, फ्रांस को दिया हुआ 100 और इसको भी दिया हुआ है 100 यूनिट, 100 यूनिट इसको इस्तेमाल करनी है। बट ऑस्ट्रेलिया ने सपोज इस्तेमाल किया कितना, 80, लेकिन फ्रांस से कितना इस्तेमाल हो गया, 120। इसको कितने की रिक्वायरमेंट है, इसको 20 और चाहिए। इसके पास कितना एक्स्ट्रा है, इसने कम किया है, 20 कम इस्तेमाल किया है। तो ये क्या करेगा, अपना इसको बेच देगा, ये इससे खरीद लेगा। सिंपल सी बात है, पैसा दे देगा इसको। ये क्या हो गया, एमिशन ट्रेडिंग। आपने कार्बन को ट्रेड कर लिया, सिंपल सी बात है, सिंपल, साधारण और सरल है। पर याद रखना, इसमें दोनों कंट्री NXB पार्टी की होंगी। कहाँ की होंगी, NXB कंट्रीज होंगी, मतलब दोनों ही आपका डेवलप्ड कंट्री होंगी, NXB कंट्रीज यहाँ पर होंगी। ये बात क्लियर नहीं हुई तो फिर आप पोगो देखो यार, फिर आप पढ़ाई मत करो मेरे हिसाब से। फिर आपको क्या करना चाहिए, यू मस्ट गो एंड वॉच द पोगो, जिनको समझ में नहीं आया, ठीक है। अब देखो, पार्टीज विद द कमिटमेंट, अब जो मैंने पढ़ाया ना उसी को लिखा हुआ है, समझना है, आराम से समझ में आएगा। कह रहा है पार्टीज विद द कमिटमेंट अंडर द क्योटो प्रोटोकॉल। NXB के अंदर में वो देश जिसको क्योटो प्रोटोकॉल के तहत अपने टारगेट दिया हुआ है कि हमने कार्बन डाइऑक्साइड या ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस का इतना आपको रिड्यूस करना है, हैज़ एक्सेप्टेड टारगेट फॉर लिमिटेड और रिड्यूसिंग एमिशन। उन्होंने क्या किया है, टारगेट एक्सेप्ट किया हुआ है कि वो क्या करेंगे, एमिशन को रिड्यूस करेंगे, ठीक है, पहली बात। These targets are expressed as the level of allowed emission or assigned amount at over 2008 एंड 2012 कमिटमेंट पीरियड। ये दोस्तों एक असाइन अमाउंट है, आपको एक अमाउंट असाइन कर दी है कि इतनी असाइन अमाउंट जो है वो आपको करना है। सर आई डोंट थिंक दैट इट्स अ रेलेवेंट टॉपिक एनी मोर एंड इट्स यूजलेस टू मेक 1 hour वीडियो ऑन दिस। पेरिस ऑन द अदर हैंड इज एन इम्पॉर्टेंट। चलो सिद्धार्थ वर्मा, मैं ऐसा करता हूं, मैं छोड़ देता हूं, आप आके क्यों नहीं पढ़ा लेते? सिद्धार्थ वर्मा, व्हाट्स योर पॉइंट? मैं सोचता हूं इट्स रेलेवेंट, इट्स नॉट रेलेवेंट, ठीक है, आपको ज़्यादा अच्छे से पता है। मेरे हिसाब से आप यूपीएससी के पैनल में शायद पेपर बना रहे होंगे,
आपको पता है इट्स नॉट रेलेवेंट टॉपिक। डू यू नो अबाउट एमिशन ट्रेडिंग? डू यू नो अबाउट द क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म? डू यू नो अबाउट द जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन? पेरिस क्लाइमेट डील, डू यू थिंक दैट इज इंपॉर्टेंट? पेरिस क्लाइमेट ही डील जो है अभी तक फोर्स में भी नहीं आ पाई है, और आप कह रहे हो कि वो इंपॉर्टेंट होगी है। अभी वो डील में भी नहीं आई है, उसके ऊपर हम कंसेंसस नहीं बना पाए हैं, एंड यू थिंक दैट इज इंपॉर्टेंट? या ऑब्वियस है दैट इज इंपॉर्टेंट, बट दैट इज नॉट सो मच इंपॉर्टेंट। ज्ञान नहीं आ जाते हो ज्ञान देने मुझे ही यार। यहां पे आओ, आराम से पढ़ाई करो। अगर ज्ञान बांटना है तो और चैनल है, नाम मेरे से पूछ लो, बतेरे चैनल है, यहां काम होगा मेरे हिसाब से। नहीं पढ़ना तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तुम्हारे चक्कर में पता नहीं कितने लोग ब्लॉक हो गए। यहाँ 1.5 से 2 घंटे टॉपिक पे मेहनत की जाती है, उसको पढ़ाया जाता है, कंटेंट बनाया जाता है, और ये महाराज आते हैं कहते हैं कि आई डोंट थिंक दिस इज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दिस इज इट लॉस्ट इट्स रेलेवेंस। अब पता भी है टॉपिक के बारे में, कितने टॉपिक है क्लाइमेट चेंज में, टॉपिक के नाम पूछूंगा ना तो वो याद नहीं है। ज्ञान दे रहे हो यहाँ पे यार। यही लोग हैं जो यूपीएससी को टफ बनाते हैं। यूपीएससी इज अ टफ एग्जाम, इन लोगों की वजह से ये लोग बोलते हैं कि यूपीएससी इज अ टफ एग्जाम, है ना। ये लोग कभी कुछ सीख नहीं सकते हैं किसी से जगह से भी। ये लोग क्योंकि इनको पता है कि ये खुद ज्ञानी है, ये खुद महाराज हैं, ज्ञानी बाबा हैं ये, है ना। यहाँ सुबह उठो, काम करो इतना सारा, और उनके बाद में ये महाराज आके कहते हैं कि सर आई डोंट थिंक इट्स लॉस्ट रेलेवेंस। तुम्हें ज़्यादा पता है, इट लॉस्ट इट्स रेलेवेंस। जो काम करने आते हो ना वो किया करो, पढ़ाई किया करो, पढ़ना है तो। ज्ञान बांटना, बहुत सारे चैनल और हैं, मेरे को बता दो, ब्लॉक करवा देता हूँ, या मैं कर दूंगा, 1 सेकेंड लगेगी, बहुत आराम से। बट यहाँ पढ़ाई करने आओ, यहाँ ज्ञान मत बांटो, यहाँ गुफा वाले बाबा मत बनो, ठीक है। गुरमीत राम रहीम मत बनो यहाँ पे। आराम से पढ़ाई करो, चीज़ों को समझो। अरे नहीं आता है तो डोंट पुट दिस टाइप ऑफ नॉनसेंस कमेंट हेयर, यू कैन ईजिली लीव, नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू कि कम एंड वॉच दिस वीडियो। कोई तुम्हें कहने नहीं जाएगा, बट फिर भी तुम्हें लगता है कोई तुम्हें बुलाने जाएगा, तो एटलीस्ट चीज़ों को समझो। आपको पता है भाई आप ज्ञानी आदमी हो, बाकियों को पढ़ लेने दो। तो ये जो अलाउड एमिशन यूनिट्स हैं इनको हम क्या बोलते हैं आपका दोस्तों, असाइंड अमाउंट यूनिट्स, AAU इनको हम बोलते हैं, ठीक है। बात आ रही समझ में। चलिए इसके बाद अगर मैं बात करूं आपका सेकंड टाइप जो है मेरे पास, ठीक है, एमिशन ट्रेडिंग अलाउड कंट्रीज। मैंने बताया जितनी एक बंदे को असाइंड अमाउंट मिली हुई है उतना वो आपका क्या कर सकता है, उतनी कार्बन एमिट कर सकता है, बाकी की कार्बन को वो क्या कर सकता है, जो एक्सेस बचती है उसको सेल कर सकता है, ठीक है। Thus a new commodity was created in the form of the emission reduction और removal, है ना। कोई चीज़ फ्री में मिलती है ऐसे ही लगती है, ठीक है, ऐसे ही लगता है। और मुझे लग रहा है अगर ऐसे चलता रहा ना, ऐसे चलता रहा तो तुम लोग ऐसा करवा लोगे कि सब कुछ बंद करवा दोगे यहाँ से। ऐसा चलता रहा ना सो बंद करा दोगे। ऑलमोस्ट मैं 2 क्लास शिफ्ट कर चुका हूँ अकेडमी के ऊपर, है ना। और अगर ऐसा चलता रहा तो आई विल कम्प्लीटली शिफ्ट दिस, मैं प्लस पे चला जाऊँगा कम्प्लीटली, है ना। फिर ढोलकी बजाते ना, फिर देखना यहाँ पे इधर उधर की चीज़ें, है ना। वो जो रैंडम डिस्क्रीट मटेरियल मिलता है ना अलग चैनल्स के ऊपर, वो सब चीज़ें देखना। पूरा दिमाग का दही कर दिया यार। सुबह से उठे हुए हैं यहाँ 5 बजे, और इनको काम करके इनको चीज़ें बना के सब चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं। और ये सिंस कार्बन डाइऑक्साइड जो है, चलो ठीक है छोड़ो, अब ये तुम्हें पता ही है, हो गया। अब बात करते हैं ऑफसेट ट्रेडिंग। ऑफसेट ट्रेडिंग भी कुछ ऐसा ही मैकेनिज्म है। ऑफसेट ट्रेडिंग के अंदर क्या होता है दोस्तों
ये अनदर वेरिएंट है कार्बन क्रेडिट का। मैंने बताया था कार्बन क्रेडिट जो है वो भी कार्बन प्राइसिंग के अंदर कैप एंड ट्रेड मेथड के अंदर आता है। सो अनदर वेरिएंट ऑफ कार्बन क्रेडिट इज टू बी अर्न बाय अ कंट्री बाय इन्वेस्टिंग सम अमाउंट्स ऑफ द मनी इन द सच प्रोजेक्ट्स नोन एज द कार्बन प्रोजेक्ट्स विच विल एमिट लेसर अमाउंट ऑफ द ग्रीन हाउस गैस। इसको समझाऊंगा, एक मिनट रुको। फॉर एग्जाम्पल सपोज अ थर्मल प्लांट ऑफ 100 मेगावाट कैपेसिटीज एमिट 400 कार्बन इक्विवेलेंट ऑफ द एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो and now a country build up 1000 megawatt wind energy plants which goes to generate any amount of the emission or an alternative to the thermal plant. Then by investing this projects ये कितना करेगा आपका 400 कार्बन इक्विवेलेंट सन कर लेगा। क्या है पूरा प्रोसेस अब समझो, ठीक है। मान के चलो इसको हम बोलते हैं कार्बन ऑफसेट। एक प्रोजेक्ट है जिससे मान के चलते हैं हम आपका 100 मेगावाट का प्रोजेक्ट है, ठीक है। 100 मेगावाट का प्रोजेक्ट है, थर्मल प्रोजेक्ट है, ठीक है। थर्मल का मतलब क्या होता है, इसके अंदर कोल यूज़ होता है। आपने क्या नाम देखा है, आपने अभी पढ़ा कार्बन ऑफसेट, मतलब आपने कार्बन को रिप्लेस कर दिया। कार्बन को रिप्लेस कैसे? अगर मैं 100 मेगावाट का थर्मल प्रोजेक्ट लगाता हूँ, ठीक है, अगर मैं थर्मल प्रोजेक्ट लगाता हूँ जिसमें मैं किसको इस्तेमाल करूँगा, कोल को। अगर मैं कोयला इस्तेमाल करता हूँ तो इससे क्या होगा, लगभग 400 मेगा टन जो है वो आपकी क्या होगी, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी, ठीक है। अब मैंने क्या किया यार, लगाना तो मुझे थर्मल प्रोजेक्ट था कोयले से इस्तेमाल करके, लेकिन मैंने क्या किया, ये प्रोजेक्ट ना लगाते हुए मैंने 100 मेगावाट का विंड प्लांट लगा दिया, ठीक है। ये भी इतना ही। अब विंड है तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होगी तो मतलब इसने आप क्या कर लिया, 400 जो मेगावाट जो मेगा टन है वो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन, कार्बन अमाउंट जाने से एनवायरनमेंट में क्या होगा, बच जाएगा। मेरे को नहीं आ रहा एक सेकंड भी पढ़ाने में मज़ा, ठीक है। मेरा मन कर रहा है क्लास कर दूँ तुम्हारी बंद, ठीक है, मैं बिल्कुल ना पढ़ाऊँ तुम्हें। सो सिंपल क्या है दोस्तों, 1000 मेगावाट का हमें कोई प्रोजेक्ट बनाना था और इससे टोटल मान के चलते हैं 400 टन जो है, 400 टन जो है कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही थी। हमने क्या किया, ये था क्या आपका, ये था थर्मल प्लांट। क्या था ये, थर्मल प्लांट, ठीक है। 1000 मेगावाट का थर्मल प्लांट था, ये हमें लगाना था। हमने इसकी जगह क्या किया, 1000 मेगावाट का ही हमने आपका क्या लगा दिया, यहाँ पर विंड प्लांट लगा दिया, ठीक है। क्या लगा दिया आपने, विंड प्लांट लगा दिया। ठीक है, विंड प्लांट लगा दिया। तो अब इससे क्या होगा आपका जो 400, अबे यार इसको भी क्या हो गया, 400 टन जो 1000 टन का 1000 मेगावाट का मेरे को लगाना था थर्मल प्रोजेक्ट। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता 400 टन, मैंने इसकी जगह लगा दिया 1000 मेगावाट का क्या, विंड प्रोजेक्ट। कितनी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होने से बच गई, 400 टन। इसका मतलब आपने क्या किया, आपने 400 यूनिट कमा ली, किसकी, कार्बन डाइऑक्साइड की। अब ये 400 यूनिट आप कहीं और जाकर एमिट कर सकते हो, ठीक है। आपने 400 यूनिट कहीं और जाके क्या कर सकते हो, एमिट कर सकते हो। अरे अनुराग, सबको देखता हूँ लेकिन ऐसे लोगों को पेलना भी तो पड़ता है यार, ठीक है। ऐसे लोगों को समझाना भी पड़ता है चीज़ें, इनको चीज़ें कहनी पड़ती है कि कैसा है क्या नहीं है, अदरवाइज़ ये थोड़ी ना मानेंगे। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या, आपका कार्बन ऑफसेट, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, कार्बन ट्रेडिंग हो गया, ऑफसेट ट्रेडिंग इसको हम बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आपका, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट जो है वो है क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, CDM। नेक्स्ट इज CDM, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। ये क्या है, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म CDM अलाउज अ कंट्रीज। इसमें क्या होता है समझो यार, CDM के अंदर क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म के अंदर में क्या होता है कि एक नया प्रोजेक्ट डेवलप कर दिया जाता है, एक नया जो है आपका ऑल्टरनेटिव प्रोजेक्ट जो है डेवलप कर दिया जाता है। समझना बात कैसे है मैं बता रहा हूँ। देखो
सिंपल है, इसके अंदर भी कोई एक एनेक्स बी कंट्री था कौन सा, एनेक्स बी कंट्रीज। सपोज मैंने फ्रांस ही मान लिया, ठीक है। अब फ्रांस के पास में इसको रिड्यूस करना था, इसको टारगेट दिया हुआ था कितना, 100, ठीक है। 1000 असाइंड अमाउंट यूनिट दी हुई थी, 100 दी थी। अब इसको 100 करना था, लेकिन इसने क्या कर दिया, 120 AAU अमिट कर दिया। भाई करना कितना था इसको 100, लेकिन इसने क्या कर दिया 120 कर दिया। कितना ज़्यादा हो गया, एक्स्ट्रा कितना हो गया 20, ठीक है। 20 क्या हो गया दोस्तों इसमें एक्स्ट्रा। अभी जो एक्स्ट्रा हुआ है ना, जो ये 20 एक्स्ट्रा हुआ, इसका क्या करे, है ना, या तो परचेज करे, मैंने बताया था, या तो दूसरी कोई अनेक्स बी कंट्री ढूंढे जिसने कम बनाया है, उससे क्या करे, परचेज करे। एक तो ऑप्शन यह हो सकता है, या क्या करेगा, किसी भी दूसरे जगह पे जाके, मुझे लगता नहीं, सिस्टम भी हैंग कर रहा है यार। अरे बस ख़त्म करो यार बात को, ठीक है। ऐसे कुछ ख़राब नहीं, कुछ ख़राब नहीं हुआ, सब बढ़िया है, ठीक है। कुछ ख़राब नहीं हुआ, आप लोगों से थोड़ी ना कोई दिक्कत है यार। चलो क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म पढ़ो, इधर ध्यान दो, और ये बाकी बात छोड़ दो कमेंट बॉक्स में, ऐसा कुछ नहीं है, एवरीथिंग इज़ फाइन गुड। वो सिस्टम हैंग कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एवरीथिंग इज़ गुड फाइन यार। चलो है ना, देखते हैं अभी क्लास को पढ़ते हैं, टॉपिक कंप्लीट करते हैं। थोड़ा सिस्टम हैंग कर रहा है, मुझे नहीं पता क्या प्रॉब्लम हो रखी है यार। क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म सीडीएम में क्या होगा, भाई मैंने बोला कोई कंट्री है मेरे पास। अब देखो याद रखना, यहां पर मैं पार्टी ले रहा हूं एनएक्सबी। एनएक्सबी क्यों ले रहा हूं बार बार, क्योंकि एनएक्सबी ही तो वो कंट्री है जिसके ऊपर रिडक्शन टारगेट है। बाकी कंट्री के पास तो टारगेट रिड्यूस करने की कोई लिमिट ही नहीं है। सो मैंने एनएक्सबी कंट्री ली। मैंने फिर से बात की कि फ्रांस है। पहले में क्या हुआ था, दो एनएक्सबी कंट्री के बीच में एमिशन का ट्रेडिंग हो गया था, है ना। याद है पिछला एग्जाम्पल फ्रांस और मैंने ऑस्ट्रेलिया का लिया था। इस बार मैं क्या कह रहा हूँ, फ्रांस है। फ्रांस अच्छा मित्र है किसका दोस्तों, इंडिया का। भारत क्या है, भारत जो है वो नॉन एनेक्स कंट्रीज के अंदर आता है। भारत किसके अंदर आता है दोस्तों, आपका नॉन एनेक्स कंट्रीज के अंदर आता है। सो फ्रांस है एक तरफ तो, जिसके पास एनेक्स बी कंट्री में जिस पे टारगेट है, और दूसरा इंडिया किस में आता है दोस्तों, आपका नॉन एनेक्स कंट्रीज के अंदर आता है, ठीक है। सो अब होगा क्या, ध्यान देना दोस्तों, आपको क्या ध्यान देना है। फ्रांस जो है इसको मैंने टारगेट दिया था कि दोस्त 100 AAU ही तुझे एमिट करना है, 100 असाइन यूनिट इसको हमने दिया था। लेकिन इस भाई साहब से कंट्रोल नहीं हुआ, इसने क्या कर दिया, 150 असाइन यूनिट पहुंचा दी, मतलब एक्स्ट्रा कर दिया, कितना, +50 कर दिया, ठीक है। लेकिन ये कर तो कितनी सकता था, सिर्फ 50 कर सकता था, 50 कर सकता था। अब इसने कर कितना दिया दोस्तों, इसने कर दिया आपका कितना, कर सकता था 100, कर दिया कितना इसने, 150। अब ऐसी अवस्था में क्या होगा, ऐसी अवस्था में दोस्तों क्या होगा, सिंपल याद करो, पिछले में तो क्या किया था, इसको 50 यूनिट खरीदनी पड़ी थी। इस बार इसको खरीदनी नहीं, ये 50 एक्स्ट्रा यूनिट के लिए इसको खरीदना नहीं है। ये क्या करेगा, कोई दूसरा देश जो नॉन आपका एनेक्स कंट्रीज है, जैसे है इंडिया,
है ना। इंडिया में जाएगा, इंडिया के अंदर कोई ऐसा प्रोजेक्ट बना देगा जिससे आपका 50 यूनिट कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस हो जाए। क्या करेगा, इंडिया में जाके कोई सोलर प्रोजेक्ट बना देगा, कोई सोलर प्रोजेक्ट बना देगा, या कोई और भी अदर कोई विंड प्रोजेक्ट बना देगा, मतलब कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट बना देगा जिससे इंडिया की हेल्प हो जाए और इंडिया के अंदर में CO2 का रिडक्शन जो है, CO2 का प्रोडक्शन जो है वो क्या हो जाए, कम हो जाए। सिस्टम यार पूरा हैंग कर रहा है, ठीक है। सो ये हो सकता है, ठीक है। सेकंड ये चीज़ हो सकती है आपका क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म में। तो क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म आपको समझ में आई, ये बात क्या है। क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म सिंपल सी, सरल सी, सीधी सी बात है। और बात क्या है दोस्तों, इन दिस केस, इस केस में अगर मैं बात करूं आपका, चल ले भाई तू भी क्यों मजे ले रहा आज यार, ठीक है। क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म में एक अनेक्स बी कंट्रीज क्या करेगा, एक अनेक्स बी कंट्रीज नॉन अनेक्स कंट्रीज के अंदर में जाके अपने प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करेगा। अभी देखो सारे ही आदमी ज्ञानी बन गए, मेरे को ज्ञान देने लग गए। अरे ठीक है, इट्स ओके, इट्स ओके। आप क्या चाहते हो, कोई ऐसा बोले तो मैं क्या करूं, उसको डांटू ना मैं? अब उस पर आप लोग क्या मेरे को पूरे दिन पढ़ाओगे क्या आप, कि अब ये मत करो सर, आप पॉजिटिविटी लाओ, अब ये लाओ। अरे ठीक है यार, समझ गया मैं। ज़रूरी है इन लोगों को बताना, ज़रूरी है इन लोगों को समझाना। इसको छोड़ो अब, इस मुद्दे को, ठीक है, इस मुद्दे को छोड़ो। मुझे पता है आप लोग बहुत समझदार हैं और इस पे मुझे आप बहुत बढ़िया सा एक लेक्चर भी दे सकते हैं, है ना। आई एम वेरी पॉजिटिव पर्सन, बहुत पॉजिटिव हूँ मैं, और मैं पॉजिटिव नहीं होता तो मैं यहाँ नहीं खड़ा होता, आप लोगों को पढ़ा नहीं रहा होता, है ना। सो इतना मैं पॉजिटिव हूँ, चिंता मत करो। बस इस बात को अब छोड़ दो, समझ रहे हो। इधर मैं, आप ये थोड़ा कोशिश क्यों नहीं करते कि यहाँ सिखाने वाला मैं हूँ आपको। चलो छोड़ो यार, तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें जैसे जो करते रहना कर सकते हो तुम, आप, है ना। क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म में क्या हुआ, मेरी बात ऑब्वियस बात है ना, वो मान रहा था जो भाई साहब थे यहाँ पे, ना आप भी मान रहे हो, आप भी अपनी धुन में लगे रहते हो कमेंट बॉक्स के अंदर, तो मैं समझ रहा हूँ, ठीक है। हम बिना मतलब में, मुझे लगता है धूल में लठ मार रहे हैं और कुछ नहीं है। सो एनेक्स बी कंट्रीज़ यहाँ पर क्या करेगा, एक दूसरा नॉन एनेक्स कंट्रीज़ की हेल्प करेगा ऐसे प्रोजेक्ट लगाने में जिससे वहाँ पर क्या हो, आपका वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन, ग्रीन हाउस गैस का एमिशन दोस्तों क्या हो, कम, ठीक है। सो इससे क्या होगा, उसमें देश में अगर कम होगा तो उस देश में अगर कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे इंडिया में लगा दिया उसने प्रोजेक्ट, अब इंडिया में उसने कार्बन डाइऑक्साइड कम करा दिया, तो इसका जो बेनिफिट है वो किसको होगा, फ्रांस जो है, ये जो +50 उसने एक्स्ट्रा एमिट किया है वो उसके क्या हो जाएंगे दोस्तों, कैंसिल हो जाएंगे। ये इसका एक क्या है दोस्तों, आपका बेनिफिट रहेगा किसका, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म का। So clean development mechanism CDM allows a country with the emission reduction or emission limitation commitment under the Kyoto Protocol Annex B parties to implement an emission reduction project in the developing countries. समझ में आई बात, कहाँ पर करना है, एमिशन रिडक्शन प्रोजेक्ट में हेल्प करना है, कहाँ पर, इन द डेवलपिंग कंट्री। कोई भी डेवलपिंग देश जो है, विकासशील देश जो है, उसके अंदर में आपको इन्वेस्ट करना है, उस देश की मदद करनी है ताकि वहाँ पर कार्बन एमिशन जो हो सके वो क्या कर सके, आपका कम हो सके, ठीक है। चलिए, सच प्रोजेक्ट कैन अर्न सेलेबल सर्टिफाइड एमिशन, मैंने बताया ना, वहाँ पर क्या थी, AAU असाइंड अमाउंट यूनिट, यहाँ पर क्या है, सर्टिफाइड, आपका क्या होगा दोस्तों, सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन क्रेडिट, CER, सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन क्रेडिट जो है यहाँ पर वो मिलेंगे। और एक जो क्रेडिट होगा ना, 1 CER जो होगा वो किसके बराबर होगा, आपका 1 टन ऑफ CO2 के बराबर।
तो मैंने क्या बताया भाई, जापान फ्रांस ने भारत की हेल्प की कितना कम करने में, 50 टन CO2 कम करने में। तो जापान ने क्या कहा है, फ्रांस ने क्या कमा लिया, 50 CER कमा लिया। और इस 50 CER का इस्तेमाल कौन कर सकता है, फ्रांस कर सकता है, किसमें, अपने देश के अंदर, अपने देश के अंदर वो उसका इस्तेमाल कर सकता है। ये बात क्लियर होगी आपको। चलिए आगे बढ़ो। क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म में यही है और कुछ नहीं है। अब नेक्स्ट जो मेरे पास आता है ना, नेक्स्ट वो क्या है आपका, CDM प्रोजेक्ट एक्टिविटी माइट इन्वॉल्व्स एन एग्जांपल, जैसे रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोजेक्ट है भाई, गांव में आपने बिजली पहुंचा दी यूजिंग सोलर पैनल्स, आपने ये कर दिया है ना, या मोर एफिशिएंट बॉयलर आपने लगा दी, कोई भी ऐसा काम जो है आप वहाँ पर कर सकते हो। This mechanism stimulate sustainable development and emission reductions while giving industrialized countries some flexibility in how they meet their emission reduction or limitation target. Speed क्या आ रही है यार? स्पीड भी ऑलमोस्ट सही है, दिक्कत क्यों हो रहा है, पता नहीं क्यों फंस रहा है। ठीक है, ये हो गया आपका। अगली बात है अब जॉइंट इंप्लीमेंटेशन। अब जॉइंट इंप्लीमेंटेशन में फ़र्क देखो क्या है, इसमें क्या होने वाला है पता है, ये CDM के बराबर ही है, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना आएगा, CDM के अंदर हमने क्या किया था, CDM के अंदर में जो हमने काम किया था क्या, कि एक Annex B कंट्रीज़ दूसरे डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर, नॉन एनेक्स पार्टीज़ के अंदर में आपका प्रोजेक्ट लगा रही थी। लेकिन यहाँ पर क्या होगा पता है यार, मुझे नहीं लगता क्लास चल पाएगी, ये पूरा सिस्टम हैंग हो रहा है। जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन के अंदर क्या होगा, याद रखो यहाँ पर एक कंट्री है Annex B और दूसरी कंट्री भी यहाँ पर क्या होगी, Annex B। अब होगा क्या, Annex B का टारगेट था कितना दोस्तों, इस कंट्री का, सपोज मैं इसमें मान लेता हूँ फ्रांस ही मान लेते हैं दोबारा से, ठीक है, कंट्री है कौन सी, फ्रांस, और दूसरी कंट्री कौन सी मान ली मैंने, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ये CDM के समान ही होता है, दिस इज इक्वल टू CDM, क्लीन डेवलप्ड मैकेनिज्म। मतलब आप क्या करोगे, फ्रांस को दिया हुआ था कितना भाई, 100, फ्रांस ने कितना कर दिया, 150, 100 यूनिट करनी थी उसने 150 यूनिट कर दी, कितनी एक्स्ट्रा कर दी, 50। अभी जो 50 यूनिट इसने एक्स्ट्रा की है, इसके लिए क्या करेगा ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक प्रोजेक्ट लगवा देगा, है ना। ऑस्ट्रेलिया के अंदर हो सकता है कोई आपका सोलर प्रोजेक्ट बनवा दे, शिट यार
कोई आपका विंड प्रोजेक्ट बनवा दे, कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट बनवा देगा। तो याद रखना जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन के केस में क्या होगा, सेम कंट्री के अंदर, मतलब NXB पार्टी है तो NXB के अंदर ही क्या करेगी, जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन करेगी। ये बात आपको क्लियर है, समझ में आ रही है आपको, ठीक है। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। सो जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन अलाउज अ कंट्रीज विद एन एमिशन रिडक्शन और लिमिटेशन कमिटमेंट अंडर द क्योटो प्रोटोकॉल्स NXB पार्टीज, है ना। By this they can earn emission reduction unit ERU from an emission reduction or emission removal project in another NXB parties। याद रखना इसमें दोनों ही पार्टी कैसी होंगी, NXB पार्टी। Each unit is equivalent to 1 ton of CO2 which can be counted towards the meeting its Kyoto target, है ना। ये क्योटो टारगेट को इस्तेमाल, मतलब इसको फिनिश करने में उसमें इस्तेमाल किए जा सकते हैं, ठीक है। ये एक डायग्राम है यार, सिर्फ फ़र्क इतना है दोस्तों, इसमें क्या करते थे हम, एमिशन यूनिट का ट्रेड करते थे। ये लैपटॉप बिल्कुल यार हैंग कर रहा है अभी, ठीक है, आई डोंट थिंक क्या प्रॉब्लम है, सो इसको सॉल्व किया जाएगा। तो ये एक बार यार देख लेना, दिस इज़ द मैकेनिज़्म, है ना, जिसके तहत ये काम चलता है आपका। सो एक बार यहाँ से पढ़ लेना, जो मैंने तरीका बताया, एक बार वीडियो दोबारा देख लेना, आपको 100% समझ में आ जाएगा यार क्या है क्या नहीं है। जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन के अंदर क्या होता है, क्लीन डेवलपमेंट, ये दोनों सेम होते हैं लगभग, लेकिन बस फ़र्क क्या होता है ना दोस्तों, देखो यहाँ पर देख रहे हो इंडस्ट्रियलाइज कंट्री है, यहाँ पर भी इंडस्ट्रियलाइज कंट्री है, ठीक है, बट यहाँ पर क्या होता है इंडस्ट्रियलाइज कंट्री, यहाँ पर क्या है देखो दोस्तों डेवलपिंग कंट्री, देख रहे हो, बस यही फ़र्क है, बाकी सेम है, बाकी पूरा का पूरा सेम है ना। इधर जो यूनिट कमाई जाती है उनको बोलते हैं सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन, और इधर क्या होता है दोस्तों एमिशन रिडक्शन यूनिट ERU। और ये तो आप जानते ही हो, एक इंडस्ट्रियलाइज कंट्री थी, ये बी इंडस्ट्रियलाइज कंट्री, इसने इससे खरीदा तो इसने इसको पेमेंट दे दिया और एमिशन क्रेडिट इसने इसको ट्रांसफ़र कर दिए। सिंपल है, सरल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप ये देख सकते हो। और ऑब्वियस बात है, अगर कोई इसको नहीं मानता है तो उसके ऊपर क्या लगेगी, आपका पेनल्टी जो है वो लगेगी। पिछला देख लो यार, एक बार मैं आगे आ गया था, मैं अपने आप को हाइड करके दिखा देता हूँ। सो दिस इज़ द मैथड, सेम है, आप देखोगे आपको एक बार समझ में आ जाएगा, एक बार फोटो क्लिक कर लो, एक बार पढ़ोगे समझ आ जाएगा, ठीक है, ओके। निशा ऐसा कुछ नहीं है, मैं गुस्सा क्यों करूँगा यार, बताना पड़ता है आप लोगों को, किसी जो गलती करेगा डांटना पड़ता, आप क्यों नहीं समझते। किसी टीचर से छोटे जब थे, जब पिटे नहीं हो किसी टीचर से, स्कूल में मैं तो बहुत पिटा हूँ, है ना। तो अगर कोई गलती करेगा उसको डांटूंगा मैं, ये मैं इसलिए नहीं डांट रहा कि मेरे को अच्छा लग रहा है या मेरे को मैं नाराज़ हो रखा हूँ, मेरे को गुस्सा आ रखा है, वो इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे पता है यू आर ऑन रॉन्ग पाथ, और आपको सही जगह पे लेके जाना, दैट इज़ ऑल्सो माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड दैट्स वाई आई एम सेइंग दिस ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो ये मत कहोगी बार बार कि सर ऐसा लग रहा है, ये कोई नाराज वराज नहीं है, ठीक है, बट चीज़ें देखनी पड़ती है मुझे भी, है ना। अगर आप लोग गलत करोगे तो डांटना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। मैं आपका टीचर हूँ, यहाँ पर मानो ना मानो वो अलग बात है ना, लेकिन टीचर हूँ, मेंटोर हूँ, तो आपको समझाना पड़ता है, ठीक है। चलो यार, ये दोस्त ये ज़्यादा चलेगा नहीं, हैंग हो रहा है, सो फटाफट से मैं क्लास को कर रहा हूँ ख़त्म, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय।